हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई एम राहुल कोपुलवार, योर करंट अफेयर्स मेंटर एट एप्टी एकेडमी। आज हम एक नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। वो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है अपने आप में ही। ग्रेड ए का पोजीशन के लिए पीएफआरडीए ने रिसेंटली नोटिफिकेशन लॉन्च किया है। तो उनको टोटल 15 वैकेंसीज फिल करनी है जनरलिस्ट पोस्ट के लिए जिसमें बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मास्टर्स डिग्री, कोई भी मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एज वेल एज सी एस, ये लोग भी एलिजिबल है। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन, हम लाइन टू लाइन नोटिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। अगर आप उतना भी देख रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल एग्ज़ाम। ये इसका एग्ज़ाम का डेट मोस्ट प्रोबेबली 7 नवंबर को रहेगा। अभी तक पीएफआरडीए ने डेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, बट मेरा पिछला साल का एनालिसिस बोलता है कि 7 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगा ही रहेगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रहेगा। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो वो कैसे करेंगे। मैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अगले 2 मिनट में आपको दे दूंगा जब हम पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई ओपन द पीडीएफ। यस, तो ये नोटिफिकेशन है पीएफआरडीए का ग्रेड ए पोजीशन के लिए, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए होती है। और पीएफ ये हमने देखा गया है कि पिछले साल भी ये नोटिफिकेशन आया था, सेम नोटिफिकेशन ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसके अलावा पीएफआरडीए कोई भी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट नहीं निकाल रही है अभी। इसके लिए कौन कौन से पोजीशंस के लिए ये वैकेंसी आई है: जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आईटी, रिसर्च, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं कि आप ये नोटि आप आपके लिए ये नोटिफिकेशन है या नहीं, मतलब आप इसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है तो आपको डेफिनेटली एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका रेलेवेंस मैं कुछ समय बाद दूंगा आपको। पीएफआरडीए क्या करता है? पीएफआरडीए पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसको डेवलप करने का काम, उसको प्रमोट करने का काम, ये सारा का सारा काम पीएफआरडीए का होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है ऑफ अप्लीकेशन वो 15 सितंबर से 7 अक्टूबर तक है। आज से ही ये नोटिफिकेशन का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ अभी आते हैं हम आपके एलिजिबिलिटी पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज पे। ठीक है। आप देख रहे हो कि जनरलाइज पोस्ट में आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अंडर रिजर्व्ड के लिए वैकेंसीज आई है, जो टोटल वैकेंसीज है 15। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि कोई भी मास्टर्स डिग्री हो तो आप एलिजिबल हो, पर बैचलर्स डिग्री लॉ में या इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखी है तो ही जाके आप एलिजिबल हो। अगर इसके अलावा आपका कोई भी बैचलर्स डिग्री है तो आप ये रेस से बाहर हो, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने से बाहर हो। और उसी के साथ आप देख सकते हो आईसीएए द्वारा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर आपने ये सारा एजुकेशन कर रखा है तो आप उसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आप देख रहे हो कि ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आप फिल कर सकते हो। आईटी में आप कौन कौन सा आ रहा है, जस्ट आप ये देख लीजिए कि एक ही वैकेंसी है जो भी अनरिजर्व पोस्ट के लिए, जो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने एमसीए कर रखा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आईटी के लिए एक ही वैकेंसी है। रिसर्च में भी वैकेंसीज है, लीगल और ऑफिशियल लैंग्वेज में। अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो एक बार
जस्ट आप ये नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, अगर बैठ रहे हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करिए। ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के पीछे मेरा बोलने का ये रीज़न है क्योंकि सेम सिलेबस पे सेबी का नोटिफिकेशन आता है, जो कि जनरलिस्ट पोस्ट के लिए 80 वैकेंसीज यूजुअली आते हैं जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। और वो कब आएगा? वो आएगा, आपका एग्ज़ाम रहेगा 27, 28, 29 जनवरी को। वो सेबी का एग्ज़ाम फेज़ 1 होने के चांसेस है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देते हो तो आप सेबी के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जा रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट सेम है और उनमें जो दिया हुआ कंटेंट है, सिलेबस है, वो भी एग्जैक्टली कट टू कट सेम है। अगर आपने ये एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ लिया तो वो एग्ज़ाम भी डेफिनेटली आपकी आराम से क्रैक हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जिनको लग रहा है कि हम 15 सीट्स के लिए क्या भरे, तो ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट जैसा हो जाएगा। सेबी का आप रियल मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको वैसा लगेगा क्योंकि लेवल, सिलेबस वगैरह सारा का सारा सेम होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट इसमें सिलेबस भी देखते हैं। और इसका जो एज है वो एज लिमिट कितना है? इसका जो टोटल एज लिमिट है 30 ईयर्स। अगर आप 30 ईयर्स तक हो गए हो तो मतलब 1 अगस्त उसका उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। 1 अगस्त 1992 के बाद अगर आप बॉर्न हुए हो, मतलब अगर आप 1991 के बॉर्न हो या फिर 2 अगस्त अगर 1992 भी आपका बर्थ डेट है, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपकी 30 साल की उम्र उसमें आ गई है। बट अगर आप इसमें रिजर्व कैटेगरी में आते हो, जस्ट लाइक SC ST, तो उस केस में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको 3 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, विच मीन्स 33 ईयर्स। तो ये रिलैक्सेशंस, एज रिलैक्सेशंस भी याद रखिएगा एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के पहले। अभी हम आते हैं नोटिफिकेशन के एलिजिबिलिटी पे। जो मतलब कोई स्टूडेंट अगर एक ही फॉर्म भर रहा है, लेट्स से कि जनरलिस्ट से भर रहा है, बट अगर वो फाइनेंस के लिए भी एलिजिबल है या फिर राजभाषा के लिए भी एलिजिबल है, तो वो दो दो फॉर्म्स भर सकता है, मतलब वो 2 स्ट्रीम से फॉर्म्स भर सकता है। उसका एग्ज़ाम का डेट या फिर एग्ज़ाम का टाइम अलग अलग रहेगा, ये क्लैश नहीं होंगे कोई भी एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 2 स्ट्रीम से आप ये एग्ज़ाम फेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपका एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो। इसी के साथ चलिए देखते हैं कि क्या ज़रूरी है अभी। ये अपर एज लिमिट मैंने आपको बता के रखा है। और ओबीसी में जैसे आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल ही कर रहे हो, तो ओबीसी में आप याद रखिए, अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो, तभी जाके आप ओबीसी कैटेगरी एग्ज़ाम में डाल सकते हो। अगर आप नॉन क्रीमिलियर में नहीं आते हो तो आपको ओपन से ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इसी के साथ फेज़ 1 का मोड कैसे होता है और पिछले बार इसके कट ऑफ्स कितने थे, वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि फेज़ 1 में क्या होता है। फेज़ 1 में ये आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। फेज़ 1 के पेपर 1 में ये आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, क्यूए, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पहले से ही हो चुके रहते हैं। जस्ट जनरल अवेयरनेस आपको पिछले 3 महीने का, मतलब मान के चलिए कि 7 नवंबर को एग्ज़ाम रहेगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करके जाना पड़ेगा। तो बाकी ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स है वो तो आपके ऐसे ही अच्छे से हुए रखे हैं अगर आपने बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, इतना जो कंपटीशन है एसबीआई पीओ में, एसबीआई क्लर्क में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, वो इसमें हमने नहीं देखा है पिछले साल का फेज़ 1 का पेपर 1 का कट ऑफ था 23.25 मार्क्स 100 में से। किसके लिए? वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए।
23.25 मार्क्स मतलब कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम पेपर टू में भी पेपर टू में क्या आता है, पेपर टू में ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जनरल स्ट्रीम के लिए। किस किस पे? अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स और पेंशन सेक्टर। तो इसका सिलेबस क्या है, पीएफआरडीए ने क्या बोला है और ये आप कैसे पढ़ोगे, ये मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में कवर करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 मार्क्स का टोटल पेपर आता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच। और इसमें 1/4 आपका मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 2 मार्क्स पे आपका 0.5 मार्क्स डायरेक्टली डिडक्ट होगा पेपर टू में। और सेम विद पेपर वन ऑल्सो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब आपका पेपर टू में 0.25 मार्क्स जाएगा और सब्सिक्वेंटली पेपर वन में भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको पेपर टू का अगर मैं कट ऑफ बताऊँ तो पेपर टू का कट ऑफ आया था 100 में से 17.25 मार्क्स, जो कि कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आप 2 महीना अगर दे पा रहे हो तो आपका पेपर फेज वन तो आराम से क्लियर हो जाएगा। फेज टू के लिए डेफिनेटली थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब दिन रात आपको 13-13 घंटा या 12-12 घंटा अगर आप पढ़ोगे तो फेज टू भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका फेज वन क्लियर हो रहा है तो इसी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा डिटेल में पूछते हैं फेज टू में, और कुछ भी नहीं। और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। वैसे भी आप कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट हो, अगर आप पीओ के लिए पढ़ रहे हो तो वो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करना ही होता है, और वही सेक्शन इन्होंने फेज टू में पूछा है। नेक्स्ट चीज कि आपको सेपरेट कट ऑफ्स तो लाने ही लाने होते हैं, बट एग्रीगेट कट ऑफ भी लाना होता है अगर आपको पेपर फेज टू के एग्जाम लिखनी है तो। जैसे मैंने आपको बताया पेपर वन का 23.25 था और पेपर टू का 17.25 मार्क्स था, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और जो कैटेगरीज है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए डेफिनेटली कम रहेगा और कट ऑफ। तो एक ये तो इंडिविजुअल कट ऑफ है पेपर वाइज, बट एग्रीगेट कट ऑफ, एक टोटल कट ऑफ भी आपको लाना पड़ता है। और पेपर वन के मार्क्स, दैट इज फेज वन के मार्क्स आपके काउंट नहीं करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फेज वन बस क्वालिफाइंग होता है। और फेज टू के जो मार्क्स है, फेज टू और इंटरव्यू का रेशियो कैसे होता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, 85% ऑफ द वेटेज आपके फेज टू को दिया जाता है और 15% ऑफ द वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया जाता है। विच मीन्स कि अगर आपने फेज टू में अगर काफ़ी अच्छा स्कोर लाया है, अगर आपका इंटरव्यू नॉमिनल एवरेज भी गया है, फिर भी आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो, फिर भी आप ये एग्ज़ाम में आपकी जगह आप फिक्स कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पेपर वन में। जैसे मैंने फेज टू में बोला था आपको ड्राफ्टिंग स्किल्स आपका रहेगा, मतलब इंग्लिश में आपको इसमें क्या क्या पूछता है, प्रेसी राइटिंग पूछता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछता है और ऐसे राइटिंग पूछता है। तो 40-40 मार्क के लिए एक कुछ आ जाएगा और एक 20 मार्क के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ड्राफ्टिंग स्किल्स देखा जाता है, आपका कंसेप्चुअल नॉलेज देखा जाता है कि वो सब्जेक्ट के लिए आपका कैसा है, कोई भी इंग्लिश के टॉपिक के लिए कैसा है। इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है पेपर वन में। पेपर टू में सेम जो आपको सब्जेक्ट्स फेज वन में देने पड़ रहे हैं, पेपर टू में सेम फेज टू के पेपर टू में सब्जेक्ट्स है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डीप डाउन क्वेश्चन पूछते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं अच्छे अच्छे। तो पिछले साल का अगर हम कट ऑफ देखेंगे, फेज टू का पेपर वन का कट ऑफ है 43.50 और पेपर टू का कट ऑफ है 29.25। पेपर वन का कट ऑफ है 43.50 और पेपर टू का कट ऑफ है 29.25। बट अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए जो एग्रीगेट कट ऑफ कितना था पिछले बार, एग्रीगेट कट ऑफ मतलब दोनों का मिला के कट ऑफ कितना रखा था, 60.33। अगर आपका इंडिविजुअल कट ऑफ पेपर के क्लियर भी हो रहे हैं, बट अगर आपके एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू को नहीं बैठ सकते हो। तो एग्रीगेट कट ऑफ कितना था, 60.33। और ये आईटी, फाइनेंस, अकाउंट स्ट्रीम के लिए भी उनका एक सिलेबस दिया हुआ है, उसके हिसाब से ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा।
पेपर वन सबके लिए सेम रहेगा, पेपर वन इंग्लिश सबके लिए सेम रहेगा, बाकी जो भी स्ट्रीम्स है एक्सेप्ट जनरलिस्ट, बाकी सबके लिए अलग अलग पेपर आएगा, जिसका सिलेबस हम नीचे देखेंगे। ये सब मैंने आपको बताया है कि फेज 2 का 85% वेटेज रहेगा और फेज 3 का 15% वेटेज रहेगा आपके फाइनल लिस्ट में। और इससे इसकी सबसे अच्छी बात, अगर आप पे स्केल देखना चाहते हो तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन की है कि आपको मिनिमम अलाउंसेस, आपको ग्रॉस एम्यूलमेंट्स कितना मिलेगा, आपको ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा, 1,40,000 रुपीज पर मंथ। इसमें कुछ डिडक्शंस भी रहेंगे डेफिनेटली, बट ग्रॉस आपको जो सैलरी, आपको हाथ ग्रॉस सैलरी आपको जो मिलेगा, आपको जो PFRDA देगा ग्रेड ऑफिसर के पोजीशन पे, वो 1,40,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। इसमें आप डिडक्शंस भी करोगे तो ये आंकड़ा आपका 1 लाख तक आराम से चले जाता है। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, बुक ग्रांट, ये आपको एनुअली या क्वार्टरली बेसिस पे दिए जाते हैं। ये बेनिफिट्स जो है इसके अलावा है, 1,40,000 के अलावा है। तो 1,40,000 में आपको और पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है, दैट इज 200 रुपीज पर लीटर। इसमें आपको HRA भी दिया जाता है 35,000 रुपीज। अगर आपको कहीं दिल्ली, ये आप मान के चलिए इसका जो पोजीशन है ये दिल्ली में ही रहेगा। जिसको भी दिल्ली अच्छा लगता है, जिनको दिल्ली में हमेशा रहना है PFRDA के पोस्ट पे ही, तो वो आराम से खुशी खुशी ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो दिल्ली जैसे सिटी में आपको 35,000 रुपीज का HRA मिलेगा। इसी के साथ कुछ क्वालिफिकेशन अलाउंस भी देते हैं PFRDA सैलरी के अलावा। अगर आपने मास्टर्स डिग्री IT में कर रखी है, अगर PhD इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कर रखी है, और ACS, CFA, ACMA फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कर रखा है आपने, तो उसके लिए आपको स्ट्रेट 3,500 रुपीज़ पर मंथ का आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस मिला जाए, आपको दे दिया जाएगा। अगर आप एक्चुरियल है तो इस बार तो एक्चुरियल के लिए नोटिफिकेशन पोस्ट आए नोटिफिकेशन में लिखे नहीं हैं, बट पिछले साल इस पे नोटिफिकेशन आया था, ये पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था। अगर आप फेलो ऑफ ICAI हो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया हो, तो आपको 80,000 रुपीज पर मंथ आपको अलाउंस मिलेगा एज ए क्वालिफिकेशन अलाउंस। ये आपके सैलरी से बढ़कर रहेगा। 1,40,000 प्लस 80,000, दैट मीन्स आपका 2,20,000 बनेगा अगर आप एक्चुरियल हो तो। और यहाँ पे देख सकते हो पोस्टिंग यूजुअली न्यू दिल्ली में ही रहता है सबका, जो भी PFRDA से जाते हैं। और अगर नेक्स्ट अगर कोई ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज बन रहे हैं और कोई, तो आपका चांसेस है कि आपको ट्रांसफ़र मतलब आपके जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ पे दे दिया जाएगा। बट इनिशियली पोस्टिंग तो न्यू दिल्ली में ही होती है। ये एग्ज़ाम सेंटर्स है फेज़ 1 और फेज़ 2 के। इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ी है वो 1,000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC, SC ST और वुमेन्स और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। अभी हम डायरेक्टली आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आप कितने दिन में कवर कर सकते हो और कैसे कवर कर सकते हो। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, आपके सिग्नेचर और फोटो आपको कैसे पोस्ट करना है उसके लिए। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस का। तो चलिए हम नीचे से आते हैं। जैसे कंपनीज लॉ करके सब्जेक्ट होता है, ये अभी आपका एग्ज़ाम पास है तो कंपनीज एक्ट को अगर मैं आपको अगर पढ़ाना चाहूँ तो 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। अगर हम 2 दिन 2-2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो अगर हम एक ही दिन में अगर कवर करना चाह रहे हैं तो ये कंपनीज एक्ट का पूरा सब्जेक्ट 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इतना शॉर्ट क्रिस्प उन्होंने सिलेबस रखा है।
अगर आप 2 महीना भी अच्छे से दे रहे हो तो आप आराम से ये जॉब सिक्योर कर सकते हो। ट्रस्ट माय वर्ड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिग्रेट होगा। आप पेपर देखने के बाद जो मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा आप देखोगे कि कितना इजी आया है, बट आप वो तभी जज कर पाओगे तब आप जब आपने इस सारों का पढ़ाई कर चुके हैं तब। इकोनॉमिक्स भी आपको 10 दिन के ऊपर नहीं लगेगा। 10 दिन तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको ये 7 to 8 डेज में इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस मैं आपको कवर कर दूंगा। पेंशन सेक्टर हार्डली एक दिन 5 आवर्स पेंशन सेक्टर खत्म। कॉस्टिंग थोड़ा मतलब 4 टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं। कॉस्टिंग को भी आपको 8 से 9 दिन लग जाएंगे, क्योंकि कॉस्टिंग के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो 8 to 9 डेज में कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। फाइनेंस जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है आरबीआई सेबी के लिए, उसको ये काफ़ी इजी जाएगा। अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस है आरबीआई सेबी और नाबा और पीएफआरडीए का। तो अगर किसी ने ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो उनको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। अगर जिसने पढ़े भी नहीं है उनको मैक्सिमम 10 दिन फाइनेंस पढ़ने के लिए। मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग बट ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। तो मैनेजमेंट के लिए आपको 6 दिन देने पड़ेंगे। तो ये जो सारा मैंने आपको बताया, और एक जो लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, अगर हम इसको हम पेपर फेज 1 के लिए हमारे छोड़ भी दे तो भी जो बाकी सब्जेक्ट्स है उससे हम फेज 1 आराम से क्लियर कर लेंगे। और मैं फेज 1 इसको इसलिए छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी थोड़ा टफ जाता है सब्जेक्ट, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। जैसे भी आपका फेज 1 क्लियर हो जाएगा तब हम ये सब्जेक्ट को टच करेंगे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। क्योंकि अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं किया है तो फेज 2 आपका क्लियर हो पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसलिए फेज 1 के लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी छोड़ के हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आपने उतना डेडिकेशन दिखाया तो इसी के साथ ये जनरल स्ट्रीम के लिए सिलेबस दिया गया है। जो भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स है जैसे आईटी हो गया और फाइनेंस हो गया, उनके लिए अलग सिलेबस दिया गया है। जैसे एसक्यूएल क्वेरीज आ गए, जावा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आ गए, डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेज आ गए। ये सारा का सारा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको आईटी के स्ट्रीम के लिए एग्ज़ाम देना है या फिर इकोनॉमिक्स के लिए देना है, राजभाषा के लिए देना है, तो उसके लिए सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन पड़ी, और ये मेरा दावा है कि अगर आप 2 महीने भी दे रहे हो फेज 1 के लिए तो फेज 1 आपका आराम से क्लियर होगा। और फेज 2 के लिए हमको थोड़ी बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका फेज 2 भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसी टाइम मतलब आपको दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैंने फेज 2 भी क्लियर कर चुका है। तो आप तब तक इंटरव्यू देते रहोगे अगर आपने ये एग्ज़ाम सीरियसली लिया तो कैसे पढ़ना है इसके लिए हम है ही आपके साथ। हम मतलब एप्टी एकेडमी आपके साथ है ही। आप उसके लिए एक तो इंक्वायरी कर सकते हो हमारे फ़ोन नंबर पे, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे। उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन इंक्वायरी करना चाहते हो तो हमारा जो ब्रांच है, हमारा ब्रांच पुणे में है एट लॉ कॉलेज रोड। ये क्लासेस प्योरली ऑफलाइन होंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। हम तब क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपका रिस्पॉन्स देख के। सो थैंक यू सो मच। इतना ही ये नोटिफिकेशन से। अगर आपको कुछ भी डाउट है नोटिफिकेशन में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much. Have a great day.